अगर इस न्यूट्रल करंट को मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो आई कैन से इट्स योर आई ऑफ एन इक्वल्स टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या बेटा, आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी। बताओ ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? न्यूट्रल करंट यही होती है ना। अगर सिस्टम बैलेंस है तो हम जानते हैं कि इन तीनों का सम हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। मतलब न्यूट्रल करंट कितनी है, जीरो है। जब फॉल्ट नहीं आएगा तो न्यूट्रल में करंट जो रहेगी वो कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। सही बात है। या आप ये भी बोल सकते हो इन सब का सम जीरो, इन सब का सम जीरो, मतलब यहां भी करंट नहीं है यहां भी करंट नहीं है, तो यहां करंट कितनी रहेगी, सर जीरो ही रहने वाली है। सही बात है कि नहीं है? ओके, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल और बना देता हूं। देखो क्या इस डायग्राम को मैं हल्का सा सिंपल और बना, ये क्लियर हुआ ना सबके, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, देखो जरा ध्यान से, इस डायग्राम को मैं, ये डायग्राम बना लिया ना आपने, ओके, इसी डायग्राम को चेंज करके, ताकि थोड़ा सा स्पेस भी आप लोगों को मिल जाएगा, ओके, और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। देखो जरा, अगर मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसा बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो मान लो यहां पे ये मेरा पहला फेज हो गया, ठीक है, प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं 1, ये आपका यहां पे दूसरा फेज हो गया, ओके, एंड यहां पे ये बेटा आपका तीसरा फेज हो गया। 3 फेज हो गए एबीसी, तीनों को सपोज दैट ये मैंने कर दिया स्टार कनेक्टेड। अब आप जानते हो कि कोयल के करंट सारे पैरेलल में कोयल होती है तो सब जुड़ते हुए आते हैं, सही बात है। अब यहां भी अगर आप देखो तो मान लो इधर से करंट इसमें जा रही है आई ऑफ ए, ये जा रही है मान लो आई ऑफ बी, ये जा रही है मान लो आई ऑफ सी। तो यहां से जो न्यूट्रल में करंट जाती है दैट इज योर आई ऑफ एन, वो इन तीनों का सम ही तो होता है बेटा। अब देखो यहां पे अगर आप अलग अलग वाइंडिंग लगाओगे तो भी ये करंट प्लस ये करंट प्लस ये करंट तीनों जुड़ के आएगी, सही बात है। अगर आप ऐसा ना करके, अगर मान लो मैं डायरेक्ट यहां पे कॉइल लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या भाई? यहां भी तो न्यूट्रल करंट आ रही है, और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि न्यूट्रल करंट जो होती है वो तीनों का क्या होती है, सम ही तो होती है ना। तो यहां पे ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। यहां पे आप लोग एक करंट ट्रांसफार्मर की एक कॉइल मान लो ये हो गई, परफेक्ट है। अच्छा डायग्राम बना देता हूं मैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से लगे, ओके। दूसरी कोइल आपकी ये हो गई, तीसरी कोइल आपकी ये हो गई, एंड तीनों कोइल मिलके आई यहाँ पे है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और अच्छे से भी दिखेगा आपको। ये आपकी रेस्टेकिंग कोइल हो गई, एंड ये हो गई आपकी ऑपरेटिंग कोइल। अब प्यारा दिख रहा है डायग्राम, देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। यहां से सारी कोइल हटा के मैंने यहां क्यों ले ली, देखो बेटा ये करंट ये करंट ये करंट तीनों जुड़ के यहां पे आ रही थी, तो यहां पे न्यूट्रल में भी तो तीनों करंट जुड़ के ही आती है ना। तो वैसे बनाओ डायग्राम या ऐसे बनाओ, बात एक ही है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम एक एक फॉल्ट को पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना। देखो अब सपोज दैट ये फेज हो गया ए, ये फेज हो गया बी, और ये फेज हो गया आपका सी, ओके। अब एक एक फॉल्ट की बात करते हैं, इसको हटा दूं मैं। देखो भाई फॉल्ट नहीं होता जब तो आपका ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। ये आपका होता है ऑपरेटिंग कॉइल जिसके नंबर ऑफ टर्न्स है मान लो n0, ये n ऑफ r है nr/2, ये n ऑफ r है डिवाइड बाई 2। जानते हो अच्छे से, इसमें फ्लो होने वाली करंट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग करंट I ऑफ 0। कहानी क्लियर है या नहीं है? अगर इनके टर्न रेशियो है मान लो के, तो इसका भी टर्न रेशियो रहने वाला है कितना, के। परफेक्ट है ना, ओके। अब देखो बेटा जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो अगर मैं बात करूं कि सपोज दैट एक एक फॉल्ट की, क्लियर है, तो पहले बात कर लेते हैं हम अनबैलेंस फॉल्ट। किसकी बात कर लेते हैं, अनबैलेंस फॉल्ट। अब देखो अनबैलेंस फॉल्ट में पहला फॉल्ट कौन सा आता है, SLG, सिंगल लाइन टू ग्राउंड। मतलब किसी भी एक फेज पे क्या आ जाए, फॉल्ट आ जाए। जैसे सपोज दैट मान लो ये आपका एक फेज है, ये ए आपका एक फेज है, ठीक है या नहीं है। मान लो इस फेज पे फॉल्ट आ गया, ये फॉल्ट जो है ये फेज है, ये वाली वाइंडिंग जाके क्या हुआ, टच हो गई। किससे टच हो गई भाई, आपके ट्रांसफार्मर की बॉडी से ये क्या हो गई, टच हो गई। अब ट्रांसफार्मर की बॉडी होती है ग्राउंडेड,
सही बात है। मतलब ये वाली वाइंडिंग, इसका जो करंट है वो कहां जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है। मतलब सिस्टम में क्या आ गया, फॉल्ट आ गया। कलेक्ट नहीं है, यहां से करंट आएगा आई ऑफ ए, ये आएगा और पूरा का पूरा इसमें चले जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फॉल्ट करंट। क्या बोलते हैं, फॉल्ट करंट, आई ऑफ एफ। मतलब इस फेज में फ्लो होने वाले करंट को हम क्या बोलेंगे, फॉल्ट करंट बोलेंगे। क्लियर है। इस पे कोई फॉल्ट आया क्या, नहीं आया है। इस पे कोई फॉल्ट आया क्या, नहीं आया है। कोई फॉल्ट आया है क्या, नहीं आया है। क्लियर है कहानी, ओके। अब देखो, अगर सर ऐसा हो गया तो इसका मतलब यह है कि ये करंट इधर से आएगा और यहां से होते हुए इधर चले जाएगा। आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि इसको ग्राउंड यही मिल गया है। परफेक्ट है ना, तो आगे तो नहीं जाएगा ये करंट। हां, यहां पे देखोगे इसमें अभी भी स्टिल आई ऑफ बी है, यहां पे स्टिल आपका आई ऑफ सी है, लेकिन इसमें जाने वाला करंट यहां पे आई ऑफ ए कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब न्यूट्रल के पास आने वाली करंट आई ऑफ एन जो है वो अब आपकी आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी है। मैं दो तरीके से समझाऊंगा इसको, बच्चे कंफ्यूज ना हो, आसानी से समझते हुए चलो, मुझे फॉलो करते हुए चलो। आपके माइंड में जितने भी डाउट आएंगे मैं सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। मुझे पता है आप लोगों के माइंड में क्या क्या डाउट आ सकते हैं और उनको हम क्लियर कैसे करेंगे, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो बिहेवियर ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। आई ऑफ एन यही रहेगा, लेकिन यहां तो तीनों करंट जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि यहां पे टोटल करंट कितनी होगी, है ना, और यहां से इसके आउटगोइंग में टोटल करंट कितनी होगी, तो सर इसमें तो जा रही है न्यूट्रल करंट, मतलब ये तो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ आई ऑफ एन। परफेक्ट है। और यहां पे जा रही है ये वाली करंट, मतलब ये करंट रह जाएगी k टाइम्स ऑफ, अब देखो आई ऑफ ए भी है, आई ऑफ बी भी है, आई ऑफ सी भी है, यहां तो तीनों फेजों में करंट है। अब आई ऑफ ए की करंट होगी फॉल्ट करंट के बराबर, आई ऑफ एफ, आई ऑफ बी स्टिल प्रेजेंट है, आई ऑफ सी स्टिल प्रेजेंट है। बताओ है या नहीं है, परफेक्ट है ना। तो इधर से करंट आ रही है बेटा इतनी, इधर से करंट आ रही है इतनी। अब आप जानते हो कि एक वाइंडिंग में जितनी करंट लीव करती है उतनी ही एंटर करनी चाहिए। मतलब यहां से जितनी करंट इधर आएगी उतनी ही इधर आनी चाहिए, यहां से जितनी करंट इधर जाएगी उतनी ही इधर जानी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। तो देखो अगर यहां पे मैं लगाऊं KCL, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो अप्लाई KCL, ठीक है ना, एट नोड। अगर इस नोड पे मैंने क्या लगाया, KCL लगाया, यहां पे जरा लगा के देखो कितना आएगा। ये करंट इतनी आ रही है, ये करंट यहां से इतनी जा रही है, तो क्या बोलोगे, इनकमिंग करंट दिस एंड आउटगोइंग दिस गार करंट। तो इनकमिंग हो गया इट्स योर k टाइम्स ऑफ आई ऑफ एफ, आई ऑफ बी एंड आई ऑफ सी इक्वल्स टू आउटगोइंग दिस वन एंड दिस। एक जा रही है I0, परफेक्ट है, प्लस दूसरी जा रही है ये वाली, दैट इज योर k टाइम्स ऑफ आई ऑफ एन। अब आई ऑफ एन कितना है बेटा, आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी। क्लियर है ना। अब देखो अगर यहां से आप लोगों ने निकाला I0 तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, k टाइम्स ऑफ आई ऑफ एफ मिली या नहीं मिली, पहले ये बताओ मुझे। ये करंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, परफेक्ट है ना। मतलब आपको यह बात समझ में आया कि इस ऑपरेटिंग कॉइल में होते हुए करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो क्या इस फॉल्ट को ये वाला डायग्राम डिडक्ट कर पाएगा क्या, क्या इसके ऊपर ये ऑपरेट कर पाएगा क्या, सर बिल्कुल ऑपरेट कर पाएगा। क्यों ऑपरेट कर पाएगा, बिकॉज यहां पे आपकी ऑपरेटिंग कॉइल में करंट जा रही है और फॉल्ट करंट जबरदस्त होती है, सही बात है नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे, सुनो, फॉर SLG फॉल्ट, फॉर SLG फॉल्ट, फॉर SLG फॉल्ट द डिफरेंशियल रिले, द डिफरेंशियल रिले कैन बी यूज्ड। समझ में आ गया बात, इसको यूज में लिया जा सकता है बिकॉज इसमें करंट आ रही है और ये करंट इतनी आ रही है। क्लियर क्लियर दिख रहा है सर, फॉल्ट का पता लग जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अब सुनो, अब कई बच्चों ये कहानी सबके क्लियर हुई क्या, मेथड 1 क्लियर है, इसको अलग मेथड से भी करवा दूंगा मैं, बच्चों के माइंड में डाउट क्लियर होना चाहिए बस। ये क्लियर है, कहानी क्लियर है, ओके। अब देखो अब क्या है कि हम सब रह गए इलेक्ट्रिकल के बच्चे, इसको हटा दूं ना मैं। देखो भाई हम सब रह गए इलेक्ट्रिकल के बच्चे, हमने क्या कर रखा है कि SLG फॉल्ट को पावर सिस्टम में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो वहां पे जब पढ़ते हैं तो हम लोग एक अलग तरीका यूज करते हैं, एक अलग तरीके से करंट्स को मानते हैं। अब कैसे मानते हैं वहां पे,
क्या करते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो भाई, हम ये बोलते हैं कि मान लो एक जनरेटर है ऐसा, समझना चीजों को ध्यान से, मान लो एक जनरेटर है ऐसा, ठीक है ना। वैसे वो बात अलग है, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं दोनों को रिलेट कर देता हूं, समझिए। अब यहां से मान लो 3 फेज जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, है ना। अब मान लो यहां से ये करंट जा रही है आई ऑफ ए। भाई जिनको ये कंफ्यूजन होगी ये इधर क्यों ले ली, बाहर की तरफ लेना चाहिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कैसे भी लो आप, आई ऑफ बी और ये ले लिया मान लो आई ऑफ सी, ठीक है ना। 3 फेज है। अब इन तीनों के ऊपर आगे जाके यहां पे क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से ही होता है लोड, ये लीजिए। तो ये आई ऑफ ए हो गया, ये बी से कनेक्ट हो गया और ये वाला आपका सी से कनेक्ट हो गया। अब बराबर लोड लगा हुआ है, लोड कैसा है, बैलेंस है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम हमारा कैसा है, बैलेंस है। तो तीनों फेजों में इक्वल मैग्नीट्यूड की करंट जा रही होगी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई ऑफ बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई ऑफ सी। यही होता है किसके लिए, एक बैलेंस सिस्टम के लिए। अब सपोज दैट इसकी एक वाइंडिंग में मान लो यहां अंदर की तरफ ही आ रहा है, मान लो यहां पे क्या आ गया, फॉल्ट आ गया। क्या आ गया बेटा, फॉल्ट आ चुका है। अगर यहां पे फॉल्ट आ जाता है, यहां पे क्या आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, तो मतलब ये वाली वाइंडिंग टूट के यहां पे कहां चलेगी है, ग्राउंड पे चलेगी है। परफेक्ट है। तो इसका लोड से कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, मतलब आई ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे कोई भी करंट सप्लाई नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, क्या सर आई ऑफ बी रहेगा क्या, क्या सर आई ऑफ सी रहेगा क्या, सही है। तो देखो यहां पे एक रूल है। अब क्या रूल है, यहां पे मैंने आई ऑफ बी लिया है, आई ऑफ सी लिया है। अगर इन दोनों को लेके अगर आप सोल्व करोगे तो आपको बिहेवियर समझ में आ गया डिफरेंशियल रिले का, ठीक है ना। इसमें फ्लो होने वाली करंट के टाइम्स ऑफ फॉल्ट करंट के बराबर आ रही थी। लेकिन आपने जो पावर सिस्टम में पढ़ा है, अगर उस तरीके से पढ़ोगे तो क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर कि करंट जो होती है वो हमेशा मिनिमम इंपीडेंस वाला रास्ता चूज करती है। अब अगर इस फेज में फॉल्ट आ गया तो यहां तो अभी भी लोड लगा हुआ है, यहां तो अभी भी लोड लगा हुआ है, तो सर करंट इस आई ऑफ बी में क्यों जाएगी, करंट इस आई ऑफ सी में क्यों जाएगी, क्योंकि यहां तो लोड लगा हुआ है ना। उसे सबसे कम रास्ता तो यहां दिख रहा है। तो ये जितनी भी करंट है सारी घेर फिर के इधर से जानी चाहिए, ये होना चाहिए। सारी की सारी करंट मिलके क्या बना लेनी चाहिए, फॉल्ट करंट बना लेनी चाहिए। तो सर ये आई ऑफ बी भी 0 हो जाना चाहिए, ये आई ऑफ सी भी क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो लोड से कनेक्टेड है ना, सही है। तो सारी करंट कहां जानी चाहिए, फॉल्ट में जानी चाहिए। ये सोच रहे हो आप, अगर ये सोच रहे हो तो भी आप बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा। कैसे सोचो, अगर आप ये अप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सोचो यहां से मान लो इस पे फॉल्ट आ गया, पूरी की पूरी करंट फॉल्ट में चले गई, है ना। अब करंट हमेशा लो इंपीडेंस वाला रास्ता चूज करती है, मान लो। तो ये आई ऑफ बी को भी मान लो आपने 0 कर दिया। अगर आप ऐसे ले लेते हो तो ये कहानी बनती है, आई ऑफ सी को भी क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। ये 0, ये 0। न्यूट्रल करंट में क्या आ रहा था, आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी, ये भी 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बेटा यहां पे जाने वाली करंट 0 एम्पियर, यहां से आने वाली करंट के टाइम्स ऑफ आई एफ बचेगा, तो पूरी की पूरी करंट इसमें जाएगी कि नहीं जाएगी। तो क्या फिर भी आपका I0 के टाइम्स ऑफ आई एफ ही आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड समझ में आया, मतलब आप ऐसे बोलो या इसके पहले मैंने जैसे बोला था वैसे बोलो, दोनों में एक ही बात है बेटा, अलग अलग नहीं है। ये कई बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर हम एसएलजी पढ़ते थे तो हम तो ऐसे पढ़ते थे कि अगर ए फेज पे कर फॉल्ट आ गया तो आई ऑफ ए आई ऑफ एफ के बराबर हो जाएगा, आई ऑफ बी 0 हो जाएगा, आई ऑफ सी 0 हो जाएगा। तो बेटा अगर आप ऐसे करके भी करोगे तो भी आपका रिजल्ट यही आएगा कि आपकी ऑपरेटिंग कॉइल में करंट के टाइम्स ऑफ आई एफ के बराबर आएगी, मतलब ये आपके सिस्टम में फॉल्ट को डिडक्ट कर लेगा। क्लियर है। तो माइंड में कंफ्यूजन को हटा दो, दिक्कतें हटा दो, बस अच्छे से हर चीज को समझते हुए चलो। क्लियर हुआ। तो क्या एसएलजी फॉल्ट को, क्या सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को आपका डिफरेंशियल रिले जो है वो डिडक्ट कर लेगा, क्या ऑपरेट करेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस सर, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल ऑपरेट करेगा अच्छे तरीके से। ये हमको समझ में आ चुका है। क्लियर है कहानी, ओके। अब अगले फॉल्ट की तरफ चलते हैं, फॉल्ट नंबर 2, दैट इज योर LL फॉल्ट। नाम तो जानते ही हो, लाइन टू लाइन फॉल्ट, क्लियर है ना।
अरे समझ में आ रही है, चीजें नहीं आ रही है? देखो, सेकेंड टाइप ऑफ फॉल्ट एलएल फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब सर अगर मान लो ये एक लाइन है और ये मान लो ये दूसरी लाइन से क्या हो जाती है, टच हो जाती है, मान लो ये टच हो गई ऐसे, तो क्या होगा? क्या इस सी फेज पे कोई फर्क पड़ा है क्या? इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है, इसको भी हटाओ। ओके, अब देखो क्या होगा कहानी में। देखो सर, आई ऑफ ए फेज में करंट यहां से आएगी, यहां से होते हुए करंट इधर से जाएगी और यहां से जाते हुए करंट यहां से वापस चले जाएगी। क्या ये इस तरीके से लूप बना लेगी कि नहीं बना लेगी? अरे समझ में आई कहानी या नहीं आई? क्या बना लेगी? ये लूप बनाएगी या नहीं बनाएगी? अरे क्लियर है या नहीं है? ओके, तो क्या हो गया? एक बात बताओ, किसी को ये कंफ्यूज तो नहीं आ रहा ना कि करंट इधर क्यों नहीं ली? क्या मैं इधर ले लूं? क्या चेंज करूं? क्या ओरिएंटेशन? क्या सेकंड मेथड सही लगा था या फर्स्ट सही लगा था? मैं दोनों से बता देता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है ना? ओके, देखो, तो अगर ऐसा हुआ तो करंट इधर से आएगी, यूं आएगी और यहां से घूमते हुए यूं जाएगी, ठीक है ना? इस फेज के ऊपर कोई फॉल्ट आया है क्या? नहीं आया है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पे लोड मिनिमम है। आप देखो इस कंडीशन में लोगे तो आप बोलोगे कि सर इसके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, ये तो फिक्स है। ये और ये आई ऑफ ए जो करंट है वो इधर से घूम के ये आ रही है, ये हो गई फॉल्ट करंट। तो आई ऑफ ए को बोलोगे कि आप ये फॉल्ट करंट के बराबर हो गया। आई ऑफ बी की डायरेक्शन यूं है, लेकिन इसमें करंट जा रही है यूं, किसके बराबर? फॉल्ट करंट के बराबर। मतलब आई ऑफ बी को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ आई ऑफ एफ, और आई ऑफ सी तो आई ऑफ सी है। क्लियर है ना? तो यहां पे करंट कितनी होगी भाई? यहां पे करंट होती है आपकी के टाइम्स ऑफ आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी। यही होती है कि नहीं होती है? अब आई ऑफ ए हो गया आई ऑफ एफ के बराबर, आई ऑफ बी हो गया माइनस आई एफ के बराबर, आई ऑफ सी तो आई ऑफ सी है। परफेक्ट है ना? क्या यहां पे ये कोई करंट जा रही है क्या? यहां पे आई ऑफ ए जीरो रहेगा, यहां पे आई ऑफ बी जीरो हो जाएगा, आई ऑफ सी तो अभी भी है सर, बिल्कुल सही है। तो न्यूट्रल में क्या जाएगा? सिर्फ आई ऑफ सी। तो यहां करंट कितनी रहेगी? के टाइम्स ऑफ आई ऑफ सी रहेगी कि नहीं रहेगी? तो अगर मैंने अप्लाई किया केसीएल इसी नोड पे कर रहा हूं, देखो, तो यहां से इनकमिंग करंट है इतनी, ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है, तो इनकमिंग कितनी है बेटा? इट्स के टाइम्स ऑफ, देखो आई एफ माइनस आई एफ, मतलब आई ऑफ सी बचा है यहां पे, बस ये हो गया इनकमिंग। आउटगोइंग एक तो है आई जीरो, परफेक्ट है, और ये वाली गई सर, कितनी है? के टाइम्स ऑफ आई एन, के टाइम्स ऑफ आई एन। अब न्यूट्रल में कौन सी करंट गई है? सिर्फ आई ऑफ सी गई, सही है ना? तो इट्स के ऑफ आई सी इक्वल्स टू आई जीरो प्लस के टाइम्स ऑफ आई सी। इससे ये गया, मतलब आई ऑफ जीरो इक्वल्स टू कितना मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझिए चीज को। मतलब सर फॉल्ट आया, फॉल्ट कैसा आया? दो लाइनें एक दूसरे से टच हो चुकी है, करंट इधर से आई, यहां से घूम के वापस चली गई, ठीक है। इस फेज पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इधर से आने वाली करंट भी के टाइम्स ऑफ आई सी है, इधर से आने वाली करंट भी के टाइम्स ऑफ आई सी है। मतलब ये करंट ने क्या बना लिया? लूप बना लिया। करंट का ग्राउंड से कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल लेना देना नहीं है सर। करंट ने अपने ही फेज में एक क्या बना लिया है? लूप बना लिया है। इसका ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ऑपरेटिंग कॉइल में आने वाली करंट कितनी है? जीरो है। अब एक बात बताओ यार बेटा, अगर दो लाइनें एक दूसरे से टच हो जाए और ये वाला फॉल्ट आ जाए तो क्या इस फॉल्ट को डिफरेंशियल रिले डिटेक्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। समझ में आया? क्या इसको डिफरेंशियल रिले डिटेक्ट कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सर यहां पे करंट ही नहीं आई है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? रिले कैन नॉट ऑपरेट। समझ गए? रिले ऑपरेट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो फॉल्ट को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पे ऑपरेटिंग करंट जीरो आ रही है। समझ में आ गया? तो क्या बोलोगे कि एल फॉल्ट कैन नॉट बी eliminate by the differential relay। क्लियर है कि नहीं है? तो डिफरेंशियल रिले कभी भी लाइन टू लाइन फॉल्ट को क्लियर नहीं कर सकता है। कहानी सही है? समझ में आया? अरे क्लियर है कि नहीं है ना? क्लियर है ना सबके? भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी, सबके क्लियर है कि नहीं है? ओके। अब देखो, जो आप लोगों ने मिटा दो इसको। ओके देखो बेटा,
अब जो आप लोग एल फोल्ट में जब पढ़ते हो तो आउटसाइड में जब करंट मानते हो वो भी आप मान सकते हो। अगर आप इस करंट को इधर नहीं मान के अगर कहां मानते, बाहर की तरफ मानते, कैसे मानते, बाहर की तरफ, ठीक है भाई एक काम करता हूं मैं, ओके चलो यही मान लो, अगर बाहर की तरफ मानते तो आप क्या मानते, आप बोलते सर यहां पे फॉल्ट आया, इधर से करंट आती आई ऑफ ए, यहां से होते हुए यहां से होते हुए यहां से वापस चले जाती, यही होता। मैं दोबारा बना देता हूं डायग्राम, देखो जरा ध्यान से, दो डायग्राम ले लो एक साथ, मेथड 1 के लिए अलग, मेथड 2 के लिए अलग। भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन आ जाए अच्छी बात नहीं है, हम कंफ्यूजन वाली बात करेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये दोनों में इसलिए बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको मान लो किसी बुक्स में ऐसा देखने को मिल जाए या किसी बुक में ऐसा देखने को मिल जाए, तो आप लोगों ने कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड फंडा हमारा एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई डायग्राम अलग बना देगा तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बिहेवियर चेंज नहीं होना है भाई। ये हो गई आपकी ऑपरेटिंग कॉइल, ठीक है, इसमें जाने वाली करंट को हम बोलते हैं I0। अगर आप मान लो इधर आउटसाइड ऑफ द करंट मानोगे तो ये हो जाएगा I ऑफ A, ये हो गया I ऑफ B, ये हो गया I ऑफ C। ये मैं उस तरीके से बता रहा हूं जो हम लोग पावर सिस्टम में पढ़ते हैं, जब आप ये फॉल्ट वगैरह पढ़ते हो तो ऐसा पढ़ते हो, ठीक है। ये हो गया A, ये B, ये C, 3 फेज हो गए। यहां से ये वाली करंट इधर मान लो I ऑफ N है, ठीक है, तो इसकी सेकेंडरी कॉइल से करंट निकलेगी इधर, यहां से इधर करंट आएगी, ये K है, ये K है, ये K है, ये K है, तो ये करंट रहेगी K टाइम्स ऑफ I ऑफ N। इसकी सेकेंडरी कॉइल से इधर से करंट आएगी, ये आएगी, ये तीनों मिलके यहाँ पे करंट फ्लो कराएगी K टाइम्स ऑफ I ऑफ A, I ऑफ B प्लस I ऑफ C। क्लियर है ना कहानी? ओके, अब देखो किस्सा, ऐसे भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से करंट जो जाएगी इसमें, इधर से कितनी करंट जा रही होगी, I ऑफ A, ये करंट कितनी जा रही होगी, I ऑफ B, यहां से जाने वाली करंट को क्या बोलोगे, I ऑफ C। ओके, अब मान लो आप बोल रहे हो सर लाइन टू लाइन फॉल्ट आ गया है, ठीक है, लाइन टू लाइन मान लेते हैं, मान लो ये बी फेज है। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो ये दोनों लाइनें एक दूसरे से टच हो जाती है, यही बोल रहे हैं ना भाई, मान लो ये दोनों लाइनें एक दूसरे से टच हो जाती है, यहां आगे जाके क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, हाईली लोड है। ओके, अब देखो अगर मान लो ये टच हो गई बेटा, तो यहां से करंट जाएगी I ऑफ A, यहां से जाएगी, अब यहां से आगे जाएगी तो आगे लोड कनेक्टेड है, आगे क्या कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है। अब लोड कनेक्टेड है तो लोड तो अपोजिशन करता है ना करंट का, और करंट हमेशा मिनिमम अपोजिशन वाला रास्ता चूज करती है, ठीक है ना। आपको शायद इस डायग्राम से ज्यादा समझ में आए, देखो करंट हमेशा मिनिमम अपोजिशन वाला रास्ता चूज करती है। तो यहां से करंट गई, इधर से आई, तो यहां से होते हुए करंट इधर से आएगी, जिसको आप बोलते हो फॉल्ट, और यहां से होते हुए यहां से वापस लौट जाएगी। तो ये एक क्या बना लेगी, लूप बना लेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब इधर से इधर जाने वाली करंट जो है, यहां से देखो ये करंट यहां से यूं गई, यहां से आई, यूं आई और यूं आई, ठीक है। तो ये करंट इधर से इधर ही जा रही है, तो ये तो होगी फॉल्ट करंट के बराबर। आई ऑफ भी आपने इधर माना था, लेकिन करंट फॉल्ट करंट के बराबर इधर जा रही है, तो ये हो गया माइनस ऑफ IF। क्या इस फेज पे कोई फॉल्ट आएगा, नहीं है। इस फेज पे आगे जाके क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है ना। अब भाई जब लोड बैलेंस कंडीशन में था, जब कोई फॉल्ट नहीं था, तो तीनों में से बराबर बराबर मैग्नीट्यूड की करंट जा रही थी, है ना। लेकिन यहां कोई अपोजिशन है क्या, नहीं, यहां बहुत कम अपोजिशन है, यहां पे तो जबरदस्त अपोजिशन होगा आगे। अब करंट हमेशा लो अपोजिशन वाला रास्ता चूज करती है, तो क्या इस फेज में करंट फ्लो होना पसंद करेगी क्या, नहीं करेगी। मतलब I ऑफ C कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। परफेक्ट है, I ऑफ C कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से करंट यूं गई, यहां से लौट के ही वापस आ गई, तो आगे कोई करंट गई क्या, नहीं गई। यहां आगे कोई करंट गई क्या, नहीं गई। यहां आगे कोई करंट गई क्या, नहीं गई। आप ऐसे समझ सकते हो, सही बात है, ये ज्यादा समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है। तो आगे कोई करंट गई, नहीं गई। अब एक बात बताओ, जब यहां करंट नहीं है, यहां करंट नहीं है, यहां करंट नहीं है, तो ये तो K टाइम्स IA प्लस IB प्लस IC होता है, तो क्या यहां पे करंट कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब इसमें कोई करंट आ रही है क्या, यहां पे नहीं आ रही है, तो यहां से वापस जाने वाली करंट भी कितनी है, 0 है। परफेक्ट है,
सही है। अब इस फेज में न्यूट्रल करंट होती है, न्यूट्रल करंट भी तीनों करंट का क्या होती है, सम होती है। अब देखो क्या आई ऑफ ए में और आई ऑफ बी में तो आई ऑफ एफ करंट जा रही है यूं, आई ऑफ सी में कोई करंट है क्या, नहीं है। तो अगर यहां पे आप न्यूट्रल करंट देखो तो आप बोलोगे सर आई ऑफ ए की वैल्यू है आई एफ, आई ऑफ बी की वैल्यू है माइनस आई एफ, और आई ऑफ सी है कितना, जीरो है, तो ये भी ओवरऑल कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना। मतलब इधर से इधर जाने वाली करंट जो है, ये वाली करंट, ये भी कितनी है, जीरो है। तो जब यहां भी कोई करंट नहीं जा रही है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो इस आई जीरो में करंट कितनी रहेगी बेटा, अरे जीरो रहेगी कि नहीं रहेगी, बताओ आप। अब ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, जीरो रही या नहीं रही, तो क्या बोलोगे सर लाइन टू लाइन जब फॉल्ट आता है तो ऑपरेटिंग कॉइल में फ्लो होने वाली करंट हमारी 0 एम्पियर होती है, मतलब ये फॉल्ट को डिडक्ट नहीं कर पाती है। समझ में आ गया। तो क्या इसको यूज में ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसा बिहेवियर आप लोग पावर सिस्टम में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो अब अगला वाला इससे पढ़ लेंगे, इससे पढ़ लेंगे, आपको जैसे भी पढ़ना हो, ठीक है कहानी। ओके, अब नेक्स्ट फॉल्ट जो होता है अनबैलेंस, अब कौन सा वाला रखना है, ये या ये, एक ही बात है, कोई से भी समझो, कहानी एक जैसी ही है, ठीक है। ओके चलो वो वाला रख लेते हैं, क्योंकि वो आप पढ़ते हो अधिकतर, ठीक है ना। ओके अब देखो अगला फॉल्ट, दैट इज योर अनबैलेंस में कितने होते हैं, 3 होते हैं ना भाई। एक एसएलजी हो गया, उसको आपको पता चल गया कि डिफरेंशियल रिले उस पर ऑपरेट कर सकता है। दूसरा हो गया लाइन टू लाइन, उस पर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है बेटा LLG, लाइन टू ग्राउंड। मतलब सर दो लाइनें एक दूसरे से टच हो जाए और ये लाइनें टच होके ट्रांसफार्मर की बॉडी से भी टच हो जाए, हो गई ना ग्राउंड, सही है। तो यहां से ये करंट इधर आई, यहां से गई इधर, और इस करंट को बोला आपने फॉल्ट करंट। देखो ये सारी कहानियां मैं हटा देता हूं अब, ठीक है, ये सारी कहानियां हटा देता हूं, ठीक है। आई ऑफ ए बी सी के ऑफ आई एन 0, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओके भाई वो वाला फॉल्ट तो हो गया ना खत्म, ठीक है। तो इसको पूरे को हटा देते हैं, गुड। अब सही है। अब देखो भाई जरा क्या हुआ, लाइन टू ग्राउंड हो गया, दो लाइनें टच होके कहां पहुंच गई है, ग्राउंड पे पहुंच गया। अब किस्सा कैसा होगा समझो, यहां से ओवरऑल करंट गई न्यूट्रल करंट, 3 फेज में डिवाइड हुई, आई ऑफ सी, आई ऑफ बी, आई ऑफ ए, क्लियर है। ओके यहां से करंट ने फ्लो होना शुरू किया, इधर से गई, यहां से गई, पता लगा यहां से टच हो रहा है। करंट के पास 2 रास्ते, पहला रास्ता इधर जाने वाला, दूसरा रास्ता इधर जाने वाला। करंट हमेशा लो इंपेडेंस वाला रास्ता चूज करती है। आगे जाने पे पता लगा तो लोड लगा हुआ है, तो यहां से तो करंट जाएगी नहीं, मतलब इधर जाने वाली करंट 0, तो करंट ये वाला रास्ता चूज करेगी। इधर से आई आई ऑफ ए, इधर आई ऑफ बी गई, उसे पता लगा रहे डायरेक्ट नीचे क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, तो ये करंट भी पूरी की पूरी चले जाएगी नीचे। मतलब यहां से करंट जो आएगी वो आएगी आई ऑफ ए नीचे की तरफ, ये करंट आएगी आई ऑफ बी, ये भी जाएगी नीचे की तरफ, और दोनों क्या कहलाएगी, फॉल्ट करंट। मतलब इस सिस्टम में आई ऑफ एफ जो हो चुका है वो हो चुका है आपका आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी, इन दोनों का सम आपका क्या बना रहा है, फॉल्ट करंट बना रहा है। क्लियर है कहानी। अब देखो भाई ये दोनों मिलके ग्राउंड में जा रही है। अब अगर मैं बात करूं फेज सी, क्या इस पे कोई फॉल्ट आ रखा है क्या, भाई आई ऑफ बी भी आगे नहीं गया, ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो इस सी पे कोई फॉल्ट आया क्या, नहीं आया, यहां से करंट जाएगी बराबर तरीके से आगे जाते हुए, आगे कौन लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। अब देखो अगेन कहानी या किस्सा फिर से वही सेम है कि लोड की जिस पे लोड कनेक्टेड होता है तो जहां पे करंट हमेशा मिनिमम इंपेडेंस वाला रास्ता चूज करती है। अब भाई यहां से तो इसने तो बराबर भेजी थी, है ना, तो कुछ करंट इसमें जानी चाहिए थी, कुछ इसमें जानी चाहिए थी, कुछ इसमें जानी चाहिए थी, लेकिन यहां से ओवरऑल करंट आ रही है तो वो डिवाइड होएगी ना हर एक में, तो इसमें कितनी करंट जाएगी, वो बोलेगा इसमें तो लोड लगा हुआ है, मैं तो इधर जाऊंगी ही नहीं, यहां पे देखो लोड ही नहीं है, सही है, तो वो करंट भी इधर ही चले जाएगी, तो आई ऑफ सी में यहीं से करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां तो तीनों में करंट 0 है, आगे करंट ही नहीं जा रही है, तो ये तो ओवरऑल हो गया कितना, 0। मतलब इधर से जो करंट जाएगा इधर जाएगा, वो हो जाएगा कितना, 0 एम्पियर। परफेक्ट है। अब इधर से गया न्यूट्रल करंट, अब न्यूट्रल में आई ऑफ सी तो 0 हो गया, परफेक्ट है। आई ऑफ ए है अभी भी, आई ऑफ बी है, मतलब यहां से जाने वाली करंट पूरी या तो इधर जा रही है या इधर जा रही है, यही हो रहा है। मतलब सर न्यूट्रल करंट हो गया आपका आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी,
यही हुआ। और ये दोनों मिलके कहां जा रहा है, ग्राउंड में, और उसको हम बोल रहे हैं क्या, फॉल्ट करंट। मतलब योर आई ऑफ एन इक्वल्स टू आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी, और इसको बोल सकते हो आप आई ऑफ एफ, जो कि यहां लिखा हुआ है। परफेक्ट है। तो क्या सर इस सिस्टम पे ऑपरेट करेगा क्या, जरा चेक कर लेते हैं। देखो यहां पे लगाओ केसीएल, इधर से करंट आ रहा है किधर, के आई एन, यहां से करंट जा रहा है कितना, आई जीरो, ये करंट कितना जा रहा है, यहां इतना जा रहा है। तो इनकमिंग करंट कितना हुआ, इनकमिंग हुआ के आई एन, आउटगोइंग कितना हुआ, आई जीरो, प्लस जब इधर से कोई करंट ही नहीं आ रहा है तो इधर से क्या करंट जाएगा, कोई जाएगा क्या, नहीं जाएगा, जीरो। तो क्या ऑपरेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो k टाइम्स ऑफ आई एन मिली है क्या, और न्यूट्रल करंट किसके बराबर है, फॉल्ट करंट के। क्या k टाइम्स ऑफ आई एफ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, अरे बिल्कुल। तो क्या ऑपरेटिंग कोयल में कोई करंट जाएगी क्या, सर बिल्कुल जा रही है ना, k टाइम्स ऑफ फॉल्ट करंट के बराबर जा रही है, सही बात है। तो क्या ये रिले इस फॉल्ट को, LLG फॉल्ट को क्या डिडक्ट कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग कोयल में करंट है, ऑपरेटिंग एमएमएफ है, तो ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा सर। तो क्या बोलोगे हैं, क्या बोलोगे कि डिफरेंशियल रिले कैन डिडक्ट द LLG फॉल्ट। क्लियर है। तो ये इस फॉल्ट को डिडक्ट करेगा, ये इस फॉल्ट के ऊपर क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ध्यान रखना कौन से फॉल्ट के लिए ऊपर ऑपरेट नहीं किया था इसने, लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए ये ऑपरेट नहीं करता है। समझ में आ गई कहानी, क्लियर है। अनबैलेंस फॉल्ट तीनों क्लियर हुए, दो फॉल्ट को के ऊपर ये ऑपरेट कर लेता है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड एंड लाइन टू ग्राउंड के ऊपर। किस पे ऑपरेट नहीं करता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए ये ऑपरेट नहीं करता है। समझ में आ गया फॉल्ट के तीन किस्से। अब देखो फॉल्ट का एक नया किस्सा और, भाई फॉल्ट दो तरह के थे ना, एक बैलेंस था, एक कैसा था, अनबैलेंस। अब अनबैलेंस के तो तीनों सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन सर एक फॉल्ट बैलेंस भी तो होता है। अरे एक फॉल्ट मेरा कैसा भी होता है, बैलेंस फॉल्ट। और बैलेंस फॉल्ट का नाम क्या होता है, थ्री फेज फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, या इसको क्या बोल सकते हो, ट्रिपल एल फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, यही बोलते हो। अगर सिस्टम पे ये आ जाए, अगर सिस्टम पे ये आ जाए तो क्या किस्सा बनेगा, चलो अब इसको भी जान लेते हैं, ठीक है ना। ओके देखो भाई ये हट गया, ठीक है, ओके इसको हटाओ भाई, ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब देखो जरा क्या हुआ, अगर सर ये तीनों, अगर ये तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या हो जाए, टच हो जाए, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए या टच हो जाए, इसको बोलते हो आप शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ऐसा अगर मान लो हो जाए तो फिर सिस्टम में क्या होगा, ये तो कमाल हो गया। अगर मान लो ऐसा हो जाए तो फिर सिस्टम में क्या होगा, भाई आप इसको LLL भी बोल सकते हो, आप इसको LLLG भी बोल सकते हो, तो दोनों ही बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, देखो बेटा यहां से करंट निकली, आई ऑफ ए में करंट जाएगी, आई ऑफ बी में करंट जाएगी, आई ऑफ सी में करंट जाएगी, और तीनों की तीनों एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट है, मतलब तीनों के ऊपर बराबर बराबर, इस पे भी उतना ही लोड है, इतनी ही वाइंडिंग है, इतनी ही वाइंडिंग है, इतनी ही वाइंडिंग है, ये भी लोड से कनेक्टेड नहीं है, ये भी लोड से कनेक्टेड नहीं है, ये भी लोड से कनेक्टेड नहीं है। क्या सर लोड से कनेक्टेड नहीं है क्या, लोड से कनेक्टेड तो है बेटा, लेकिन यहां से आई ऑफ ए करंट जाएगी तो उसे दो रास्ते दिखेंगे ना, एक इधर वाला, एक इधर वाला, तो इधर लोड है, इधर शॉर्ट सर्किट है, तो करंट आएगी इधर। आई ऑफ बी को देखोगे तो या तो करंट जाएगी इधर या करंट आएगी इधर। आई ऑफ सी का किस्सा भी यही है, मतलब ये ऐसा नहीं हो गया तीनों फेजों ने मिलकर एक लूप बना लिया है, आगे कोई करंट है ही नहीं, तो यहां तो करंट जीरो हो गई, सीधी सी बात है, ये तो करंट जीरो हो गई, सिर्फ यहां न्यूट्रल में करंट रहेगी, कितनी रहेगी, आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी, मतलब क्या रहेगा, आई कैन से इन दिस केस द न्यूट्रल करंट इज आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी। फॉल्ट का नाम क्या है, बैलेंस। आप जानते हो ना ट्रिपल एल फॉल्ट या बैलेंस फॉल्ट जो होता है, इसकी एक खास बात होती है, खास बात क्या होती है कि सर इसमें करंट्स होती है इस तरीके से, आई ऑफ ए ये हो गया, आई ऑफ बी ये हो गया, आई ऑफ सी ये हो गया, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है भाई। सबके बीच में एंगल होता है 120 का, मैग्नीट्यूड होता है बराबर, इसीलिए तो इसको बोलते हैं बैलेंस। अगर बेटा ऐसा है और अगर आप इन तीनों को जोड़ रहे हो
तो फिर तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। भाई बैलेंस तो यही होता है कि इन तीनों को अगर आपने जोड़ा तो सम कितना होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, है ना। अब अगर ये 0 आ रहा है तो आप जरा सोच के देखो, अगर आप यहां पे केसीएल लगाते हो तो इनकमिंग करंट है ये वाली, आउटगोइंग करंट है ये वाली और ये वाली। अब ये करंट तो 0 है, ये करंट तो 0 है, इनकमिंग है ये, आउटगोइंग है ये, तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि सर इनकमिंग करंट है k टाइम्स ऑफ IN और आउटगोइंग करंट है I0। अब न्यूट्रल करंट की वैल्यू तो 0 आ रही है इसमें, परफेक्ट है, तो मतलब I0 की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है। समझे किससे को? अरे समझे कि नहीं समझे? मतलब ऑपरेटिंग कॉइल में फ्लो होने वाली करंट ही 0 हो चुकी है। और अगर ऐसा हो गया तो ये तो कमाल हो गया। कमाल क्या हो गया कि ये भी आप ये बोल सकते हो कि बैलेंस फॉल्ट और क्या बोल सकते हो? 3 फेज फॉल्ट, जो भी आपको इसको नाम देना हो, 3 फेज फॉल्ट कैन नॉट डिटरमाइन या डिडक्ट बाय द डिफरेंशियल रिले। समझ में आ गई खास बात कि डिफरेंशियल रिले के द्वारा इस फॉल्ट को डिडक्ट नहीं किया जा सकता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 2 फॉल्ट ऐसे होते हैं जिन फॉल्ट्स को डिफरेंशियल रिले के द्वारा डिडक्ट नहीं किया जा सकता। एक फॉल्ट जो आ जाता है वो आ जाता है आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट, क्लियर है, और दूसरा फॉल्ट जो आ जाता है वो आ जाता है आपका बैलेंस फॉल्ट। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो सिर्फ 2 ही फॉल्ट को डिफरेंशियल रिले के द्वारा एलिमिनेट किया जा सकता है, दैट इज योर सिंगल लाइन टू ग्राउंड एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सिर्फ 2 फॉल्ट को आप लोगों को दूर कर सकते हो, बाकी फॉल्ट्स को आप रिमूव नहीं कर पाओगे। तो सर बाकी फॉल्ट्स को फिर रिमूव कैसे करेंगे? भाई ये कहानी क्लियर हो गई, पूरी समझ में आ गया? हटा सकता हूं, ठीक है, ओके। अब देखो, अब सर 2 फॉल्ट में परेशानी आ गई, ठीक है भाई, परेशानियां तो सबसे निपटना पड़ेगा। भाई एक परेशानी आई है लाइन टू लाइन, ठीक है, और एक परेशानी आई है 3 फेज फॉल्ट वाली, ओके। तो इन दोनों से निपटारा कैसे किया जाए? अरे बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। अब जरा समझते हैं और चीजों को ध्यान से समझते हैं। देखो बेटा, समझना, देखो भाई, पहली परेशानी मिली हमें LL फॉल्ट, जो डिडक्ट नहीं होता है किसके द्वारा? डिफरेंशियल रिले के द्वारा। करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो सर अगर LL फॉल्ट आया तो इसकी क्या क्या खास बात है? पहली खास बात, ये अनबैलेंस फॉल्ट है। कैसा फॉल्ट है? अनबैलेंस फॉल्ट है। अब अगर ये फॉल्ट आया तो मेरे जनरेटर के ऊपर क्या क्या काम कर सकता है और किस तरीके से ये उसके लिए डेंजरस साबित हो सकता है, समझिए। अनबैलेंस फॉल्ट जब भी कोई आता है, मान लो 2 लाइन के ऊपर फॉल्ट आ गया, तीसरे में करंट 0 हो गई, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। मान लो I ऑफ A फेज रह गया यहाँ, I ऑफ B फेज रह गया यहाँ, अनबैलेंस है ये। अब आप जानते हो कि अनबैलेंस फॉल्ट को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कि अनबैलेंस सिस्टम को हम बैलेंस सिस्टम में तोड़ देते हैं। आपने नाम सुना होगा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, नेगेटिव फेज सीक्वेंस, जीरो फेज सीक्वेंस। सुना है या नहीं सुना है? बिल्कुल सुना होगा ना, ओके परफेक्ट। तो ये फॉल्ट कैसा है बेटा? अनबैलेंस है। भाई जो डिफरेंशियल रिले से खत्म होते थे वो हम पढ़ चुके हैं, अब ये दूसरी कहानी है, समझिए। तो ये क्लियर नहीं हो रहा था, जो कि एक अनबैलेंस फॉल्ट है। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये 3 पार्ट्स में टूट जाता है। जैसे ये I ऑफ A, ये I ऑफ B और ये I ऑफ C। अगर इसकी बात करता हूं तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, ठीक है। अगर मान लो इसको दूसरी तरीके से ब्रेक करूं, ये इस तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये भी बैलेंस है, ये हो जाता है आपका I ऑफ A, इसको बोलते हो आप I ऑफ B, इसको बोलते हो आप I ऑफ C, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फेज सीक्वेंस, ओके। और एक होता है आपका जीरो फेज सीक्वेंस। तीनों चीजों को ध्यान से समझिए। क्या आपको पता है इनका नाम इस तरीके से क्यों होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्या जानते हो क्यों होता है इनका नाम ऐसे? ओके, तो इनके नाम के ऊपर भी एक कहानी है। क्या कहानी है समझिए। देखो बेटा, आप लोगों ने जब मशीन पढ़ी होगी या कोई सा भी जब जनरेटर, ट्रांसफार्मर कुछ भी पढ़ा होगा, तो वहां पे आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब भी किसी डिवाइस के ऊपर या किसी इक्विपमेंट के ऊपर या एक आर्मेचर के ऊपर
जब 3 फेज की सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, जब 3 फेज सिस्टम में करंट फ्लो होती है, भाई जैसे मान लो ये एक आपका आर्मेचर है ना, यहाँ पे एक ए फेज की वाइंडिंग हो गई, ये बी की हो गई, ये सी की हो गई, ऐसे 120 डिग्री पे अगर 3 वाइंडिंग्स को रखा जाए और तीनों में अगर 3 फेज सप्लाई क्या की जाए, फ्लो की जाए, तो इसकी एक खास बात होती है कि ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, डेवलप करता है। क्या करता है? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। आई होप ये चीज आप लोगों को पता होगा, पहले से मशीन वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा। या सुन लीजिए कि जब एक 3 फेज की सप्लाई जो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे हो और बैलेंस हो, कैसी हो? बैलेंस हो, मतलब उनके मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो, तो वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है। और इसकी खास बात ये होती है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है, क्या बेटा, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा लीडिंग फेज से लैगिंग फेज की तरफ होती है। कहां से कहां होती है? लीडिंग फेज से लैगिंग फेज की तरफ होती है। क्या ये चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है? नहीं पढ़ रखी है तो नोट्स बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर एक मशीन पे, किसी एसी मशीन पे अगर मान लो, ठीक है, अब ब्राइटनेस पे अच्छी होगी, देखो, अगर एक एसी मशीन पे, ओके फिर से गायब होगी, एसी मशीन पे अगर एक 3 फेज की सप्लाई अप्लाई कर रखी है और अगर वो कॉन्टिन्यूसली तरीके से है तो वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है ना, उसी स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। मशीन में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये, और इसकी डायरेक्शन हमेशा लीडिंग फेज से लैगिंग फेज की तरफ होती है। अब समझो, जब सिस्टम पे कोई फॉल्ट नहीं होता है तो एक्चुअली हमारे फेजेज इस तरीके से होते हैं, ए फेज यहां होता है, बी यहां होता है, सी यहां होता है। समझ में आ गया? 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अगर ये फेज रहेगा तो क्या ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा? क्या? बिल्कुल करेगा। डायरेक्शन क्या होगी? लीडिंग से लैगिंग की तरफ। अब देखो, ए से लैग कौन करता है? बी। बी से लैग कौन करता है? सी। और सी के पीछे कौन चलता है? ए। समझ में आ गया? तो मतलब ये यू रोटेट कर रहा है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा और यू क्या करेगा? रोटेट करेगा। और इस रोटेशन की स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अब देखो, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस एग्जैक्टली वही फेज सीक्वेंस होता है जब सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं आता है और वो बराबर तरीके से चलता है। तो यही वो सिस्टम है जो ईएमएफ को डेवलप करता है। समझ में आ गया? जब कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब ये कंडीशन एक हेल्थी कंडीशन है, ये सिस्टम के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। समझ गए? अब मान लो अगर आप यहां पे बात करो, अब यहां पे 2 चीजें हैं, समझना चीजों को, यहां पे 2 चीजें हैं। अब क्या क्या चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखो भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इधर घूम रहा है एनएस की स्पीड से, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप किया किसने? सेटर ने, एनएस की स्पीड से घूम रहा है। दूसरी चीज, इसके अंदर भाई जनरेटर में क्या होता है? ये स्टेटर, स्टेटर के अंदर होता है रोटर। अब रोटर को आपने पानी घुरा के क्या कर रहे हो? घुमा रहे हो। अब कितनी स्पीड से घुमाते हो? जिस स्पीड से वो घूमता है उसी को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। समझ में आ गया? अब स्टेटर के ऊपर है ये वाइंडिंग, इस वाइंडिंग ने क्या? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप। अब वो भी घूम रहा है सिंक्रोनस स्पीड से, रोटर भी घूम रहा है सिंक्रोनस स्पीड से। मतलब यहां पे अगर आप रिलेटिव मोशन देखो तो रिलेटिव मोशन कितना होता है? 0 होता है। रिलेटिव मोशन अगर आप देखो तो रिलेटिव मोशन यहां पे कितना होता है? 0 होता है। मतलब रोटर की वाइंडिंग के ऊपर कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होता है इन केस ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस फेज में। समझ में आई कहानी? क्या होगा कि रोटर की वाइंडिंग के ऊपर कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा बिकॉज द रिलेटिव मोशन इज 0। मशीन में पढ़ा होगा आप लोगों ने अच्छे से, क्लियर है? लेकिन अगर यही किस्सा मैं बात करूं नेगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए, किसके लिए बात करूं बेटा? नेगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए। तो देखो, ए से लैग करता है कौन? बी, तो मतलब कहानी हो गई यूं। बी से लैग करता है कौन? सी, मतलब कहानी हो गई यूं। सी से कौन करता है? ए, मतलब कहानी हो गई यूं। तो मतलब रोटेट कर रहा है यूं। अब देखो, इसका रोटेशन यूं था, इसका रोटेशन यूं है। क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है? बिल्कुल है ना। अगर इसको आपने बोल दिया पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये तो इसके जस्ट अपोजिट हो गई, तो इसको क्या बोलोगे? नेगेटिव डायरेक्शन। इसलिए इसका नाम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, तो इसका नाम नेगेटिव फेज सीक्वेंस है। समझ में आ गई कहानी? समझ में आई? मतलब अगर इसके लिए आप डायग्राम बनाओ तो आप ये बोलोगे कि सर रोटर को अगर मान लो आप इधर घुमा रहे हो ना सिंक्रोनस स्पीड से, तो ये जो
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, वो आपका इस डायरेक्शन में ना घूम के इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और कितनी स्पीड से घूम रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। समझ में आई कहानी? किसके लिए बताया ये मैंने? नेगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए, ठीक है ना। यहां साथ में ही बना लेना आप ऐसा वाला डायग्राम, इसके नीचे ही बना लेना यहां पे कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए किस्सा ऐसा हो रहा होगा कि मान लो अगर ये रोटर है तो रोटर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, ये सिंक्रोनस स्पीड इधर और ये सिंक्रोनस स्पीड इधर। तो अगर मैं बात करूंगा रिलेटिव मोशन की तो कितना आ गया भाई, अगर मान लो v स्पीड से आप इधर जा रहे हो और एक कार v स्पीड से इधर आ रही है, तो रिलेटिव मोशन कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ns। समझ गए? क्या यहां पे कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा? क्या मैंने क्या बोला था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तब आता है जब तीनों में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस हो। यहां पे फेज डिफरेंस है क्या? मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन फेज डिफरेंस नहीं है सर, तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में है। क्या फेज है? क्या नहीं है। तो क्या कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या? अरे नहीं आएगा। क्या आएगा क्या कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? बिल्कुल भी नहीं आएगा। परफेक्ट है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नहीं आता है। तो समझिए यहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो, यहां पे आपका एन ऑफ आर, मतलब यहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो ये ईएमएफ को डेवलप करेगा ही नहीं। अब सोचो, चीजों को ध्यान से सोचो। एल फोल्ट जब आता है, ध्यान से चीजों को समझा करो। जीरो सीक्वेंस करंट जो होती है वो हमेशा न्यूट्रल में होते हुए फ्लो होती है। आप जानते होंगे अच्छे से, न्यूट्रल करंट जो होती है वो 3 टाइम्स ऑफ IR जीरो होती है। मतलब जीरो सीक्वेंस करंट को 3 गुना कर दो तो वो न्यूट्रल में होते हुए फ्लो होती है। सही बात है। अब देखो, आप नोटिस करो ना चीजें तो आपको समझ में आएगा। SLG फोल्ट मतलब सिंगल लाइन टू ग्राउंड, जब कोई लाइन ग्राउंड से कनेक्टेड हो रही थी ना, जब ग्राउंड में करंट जा रहा था तो मतलब न्यूट्रल में भी करंट जा रहा था। समझ में आया? तो उसको डिफरेंशियल रिले ने डिडक्ट कर लिया था। सोचो, LLG ग्राउंड से कनेक्टेड था तो डिडक्ट हो गया था। अनबैलेंस फोल्ट की बात कर रहा हूं मैं। जब अनबैलेंस फोल्ट में कोई फेज ग्राउंड से कनेक्ट होता है तो डिफरेंशियल रिले उसे डिडक्ट कर लेता है। लाइन टू लाइन फोल्ट में ग्राउंड से कनेक्शन था क्या? नहीं था, नहीं था। क्या ग्राउंड में कोई करंट जा रही थी क्या? नहीं जा रही थी। तो क्या LL फोल्ट में जीरो सीक्वेंस करंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। समझ में आया? तो आप लोगों ने कभी अगर LL फोल्ट पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पता लगा होगा कि जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू ही कितनी होती है? जीरो होती है। किसके लिए? LL फोल्ट के लिए। क्लियर है कि नहीं है? LL फोल्ट के लिए जीरो सीक्वेंस करंट होती ही नहीं है। अगर ये होती तो डिफरेंशियल रिले ही इसे डिडक्ट कर लेता ना बेटा। अरे कर लेता कि नहीं कर लेता? बिल्कुल सही बात है। तो सर ये कंपोनेंट तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो कौन कौन सा प्रेजेंट होता है? ये होता है, ये होता है। 2 इंसान हुए, कौन हुआ? ये हुआ और ये हुआ। अब ये जो इंसान है, क्या ये प्रॉब्लमेटिक इंसान है क्या? सर यहां पे तो आपकी रिलेटिव मोशन ही जीरो है। मतलब ये तो कोई एडिशनल ईएमएफ रोटर के ऊपर डेवलप कर ही नहीं रहा है। तो कौन कर रहा है बेटा? ये कर रहा है सर, ये कर रहा है। तो दिक्कत कौन क्रिएट करेगा? ये क्रिएट करेगा। समझ में आई बात? नहीं आई? क्योंकि भाई इसका बिहेवियर तो वैसा ही है ना जैसे हेल्थी सिस्टम का होता है। तो ये तो प्रॉब्लम दिखाई नहीं रहा, इसके गुण तो अलग है ही नहीं, इसके तो हेल्थी वाले गुण है। तो ये डिडक्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ये प्रेजेंट होता है क्या LL फोल्ट में? नहीं होता है। तो फिर अलग कौन बच गया? ये बच गया नेगेटिव फेज सीक्वेंस। समझ में आया? तो LL फोल्ट को डिडक्ट करने के लिए हम इस नेगेटिव फेज सीक्वेंस का यूज में लेते हैं। और इसके लिए जो रिले यूज में लिया जाता है उस रिले का नाम जो होता है वो नाम होता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले। यही इसका क्या होता है? नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले। अब समझ में आया? अब ये नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले क्या चीज को डिडक्ट करेगा? ये डिडक्ट करेगा रिलेटिव मोशन को। अगर रिलेटिव मोशन जस्ट एकदम से डबल हो जाए तो वो समझेगा कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब वो LL फोल्ट आ गया है और उसको क्या करेगा? डिडक्ट करेगा। समझ में आई कहानी? SLG फोल्ट को डिफरेंशियल रिले करेगा। LL फोल्ट को रिमूव करने के लिए नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले यूज में लेना पड़ेगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस फोल्ट में ये भी एक्टिवेट नहीं होता है, ये बिल्कुल हेल्थी जैसा होता है। तो अलग कौन हुआ? अलग हुआ बेटा ये। तो इसको डिडक्ट करने के लिए जो रिले यूज में लेते हैं उसके लिए इसी का नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले या नेगेटिव सीक्वेंस रिले। अगर फेज भी नहीं दिखे तो भी कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव सीक्वेंस रिले भी बोल सकते हो। क्लियर हुई कहानी?
इंटरेस्टिंग है फैक्ट। क्या बोलोगे? नेगेटिव सीक्वेंस रिले। आई होप आप लोगों को एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है ना? ओके, अब सुनो। अब सर 4 फोल्ड थे ना भाई, हैं, जिसमें से 2 तो डिफरेंशियल रिले ने कर लिए थे, एक नहीं हुआ था, इसको हम लोगों ने नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले से कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट है। अब और कौन सा था? एक और रह गया। कौन सा? बैलेंस फॉल्ट, जो 3 फेज फॉल्ट आ रहा था, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जिसे बोलते हैं, अगर वो आ गया तो फिर क्या करोगे? सही बात है। ओके, तो जरा समझते हैं। देखो भाई क्या हुआ, अगर सिस्टम में बैलेंस फॉल्ट आ गया, कौन सा फॉल्ट आ गया बेटा? बैलेंस फॉल्ट आ गया, या बोलोगे कि आप क्या सा आ गया? 3 फेज फॉल्ट आ गया या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ गया। तो क्या होता है, अगर सिस्टम में ये फॉल्ट आ जाए तो हम जानते हैं कि ये सिस्टम को अनबैलेंस नहीं बनाता है, बैलेंस ही रखता है। बैलेंस रखता है तो मतलब क्या होगा? आई ऑफ ए करंट यहाँ की यहीं रहेगी, आई ऑफ बी करंट यहाँ की यहाँ ही रहेगी, आई ऑफ सी करंट यहाँ की यहीं रहेगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीक्वेंस रहेगा, एंड दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड पॉजिटिव सीक्वेंस। क्या इसमें नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस पाया जाएगा क्या? नहीं, बिकॉज सर ये अनबैलेंस है ही नहीं, ये तो बैलेंस है। सही बात है। अब जब सिस्टम में फॉल्ट नहीं आता तब भी तो बेटा सीक्वेंस यही होता है, और जब फॉल्ट आ गया तब भी सीक्वेंस यही है। तो क्या सीक्वेंशियल मैनर से आप समझ सकते हो क्या नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले जो होता है, क्या वो इसको डिटेक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें नेगेटिव सीक्वेंस तो है ही नहीं। क्लियर है? क्या डिफरेंशियल रिले डिटेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी इसमें नहीं है। तो फिर क्या करे? ये तो फिर पंगे वाली बात हो गई। सही बात है। तो इसको समझते हैं कि अब इसमें दिक्कत क्या है। देखो, दिक्कत कुछ नहीं है सर, इसमें दिक्कत कुछ ऐसा है कि भाई मान लो ये मेरा जनरेटर है, आप समझने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। भाई मान लो ये जनरेटर था, ऐसे ही था ना किस्सा। भाई मान लो ये जनरेटर है, अब ये यहां जाके लगा हुआ है, मान लो किस पे? लोड पे। अब लोड बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप जानते हो, जैसे आपका पूरा पटना शहर किसी एक जनरेटर पे लगा हुआ है, तो लोड तो जबरदस्त है ही। सही समझ में आ गया किस्सा? ये कुछ ऐसा है। तो सर जब लोड पे लगा हुआ होगा तो हम ये जानते हैं कि लोड जब बहुत ज्यादा होता है, लोड हमेशा करंट का क्या करता है? अपोजिशन करता है। सही बात है। लेकिन सर अगर मान लो ये तीनों के तीनों यहां से हो गए शॉर्ट सर्किट कुछ ऐसे, तो लोड तो रहा नहीं, जनरेटर ईएमएफ डेवलप कर रहा है, अपोजिशन है नहीं, क्योंकि लोड नहीं है तो अपोजिशन नहीं है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। अगर अपोजिशन नहीं है तो क्या होगा? अरे आप जानते हो कि करंट जो होता है वो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, मतलब अपोजिशन होता है। अब V चेंज हो नहीं रहा, वो उतना ही ईएमएफ क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। अब अपोजिशन खत्म हो गया, बहुत कम हो गया, तो करंट की वैल्यू एकदम से क्या कर जाएगी? एक्सीड कर जाएगी। समझ गए? मतलब इन फेजेज में ये फ्लो होने वाली करंट है ना शॉर्ट सर्किट वाली, आई ऑफ ए, आई ऑफ बी और आई ऑफ सी, इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो है ना वो एकदम से बढ़ जाएगा। आप जानते हो फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा हाई होता है। किससे? एक बैलेंस करंट से या एक लोड करंट से। होता है कि नहीं होता है? बहुत होता है ना। मतलब क्या होगा सर, इनका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हाई रहेगा। अब देखो दिक्कत ये है, डिफरेंशियल रिले भी नहीं पहचान सकता क्योंकि डिफरेंस नहीं है, तीनों का मैग्नीट्यूड रहेगा सेम ही। समझ में आ गया? लेकिन हाई रहेगा तो डिफरेंशियल रिले भी नहीं पहचान सकता। नेगेटिव सीक्वेंस है नहीं तो नेगेटिव सीक्वेंस रिले भी नहीं पहचान सकता। हाँ एक चीज जरूर है, क्या होगा कि करंट जो होगी वो करंट एकदम से बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे? व्हेन फॉल्ट इज अकर, क्या बोलोगे कि व्हेन फॉल्ट इज अकर then the current, the magnitude, then the magnitude of current in each phase will increase। अब बढ़ जाएगी एकदम से तो क्या होगा भाई? अगर करंट बढ़ गई तो दैट create heat in the जनरेटर, वो जनरेटर में हीट डेवलप करेगा। सही बात है कि नहीं है? तो आपको पता है जब करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है तो जो रिले हम लोग यूज में लेते हैं उस रिले का नाम आप लोगों को पता होगा, उसको हम बोलते हैं ओवर करंट रिले। क्या बोलते हैं? ओवर करंट रिले। बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हम लोगों ने ऐसा कि जब करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो आपका रिले ऑपरेट कर जाए,
तो उस रिले को हम बोलते हैं ओवर करंट रिले। तो अगर सिस्टम में ये वाला फॉल्ट आया तो इसको रिमूव करने के लिए जिस रिले को हम लोग यूज में लेंगे उसका नाम होगा ओवर करंट रिले। क्लियर है? इसको एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि सर करंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो ये एकदम से हीट डेवलप करेगा बहुत ज्यादा, और इस हीट की वजह से इंसुलेशन पिघल सकता है, जनरेटर जल सकता है। समझ में आया? तो इसके लिए इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर थर्मल रिले या थर्मोकपल रिले। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। थर्मल क्यों बोला? क्योंकि सर हीट है ना, हीट को हम थर्मामीटर से नापते हैं इसलिए थर्मल बोल देते हैं। ठीक है, तो हम इसको थर्मल रिले भी बोल सकते हैं कि सर उसकी वजह से मैं इसका ऐसा काम कर सकता हूं। तो आई होप आपको सारे फॉल्ट्स आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गए होंगे। मैं चार्ट बना देता हूं, ये क्लियर है? ओके, अब देख लो भाई, फॉल्ट आया था, उन फॉल्ट्स को हम लोगों ने कैसे कैसे हटाया है ना? तो समझ लो। अब देखो, एक साथ लिख लेना सबके नाम। देखो कौन कौन सा आया था। पहला, अगर फॉल्ट आ जाए कौन सा, बैलेंस फॉल्ट, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करोगे? ओवर करंट रिले। क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? ओवर करंट रिले। कहानी क्लियर है ना? डिफरेंशियल रिले वगैरह यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नेगेटिव सीक्वेंस क्यों नहीं कर सकते? ये सारे रीजन भी आपको पता होने चाहिए। नोट्स में पूरे लिखना बराबर तरीके से, ठीक है ना? ओके, सेकंड थिंग, अनबैलेंस फॉल्ट। कौन सा बेटा? अनबैलेंस फॉल्ट। अनबैलेंस फॉल्ट में पहला था एसएलजी। एसएलजी को किससे यूज कर सकते हैं? डिफरेंशियल। कौन सा रिले हो गया? डिफरेंशियल रिले। परफेक्ट है। दूसरा, एलएल फॉल्ट। एलएल फॉल्ट के लिए क्या यूज में लोगे? नेगेटिव सीक्वेंस रिले। नेगेटिव सीक्वेंस रिले। परफेक्ट है। ओके, तीसरा कौन सा हो गया? एलएलजी फॉल्ट। इसके लिए कौन सा यूज में लोगे? तो इसके लिए भी डिफरेंशियल रिले। क्या यूज में लोगे बेटा? डिफरेंशियल रिले। क्लियर है या नहीं है? बताओ। सारे के सारे फॉल्ट की कहानी क्लियर है ना? ओके, अब देखो कुछ और एक्स्ट्रा नाम है, एक दो, उनको भी मैं बता देता हूं। ये सारी क्लियर है? ओके, अब देखो और क्या क्या हो सकता है सर। देखो बेटा, और भी कई सारे काम हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो आप लोगों का जो वाइंडिंग है, ठीक है, एक केस और डेवलप हो सकता है फॉल्ट आने के अलावा, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है लिखना कि व्हेन डीसी सप्लाई फेल। अगर डीसी सप्लाई क्या हो जाए? फेल हो जाए। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि डीसी सप्लाई जनरेटर में कहां लगी होती है? कहां लगी होती है? रोटर के ऊपर लगी हुई होती है। सबको पता है ना? नहीं है? ठीक है, अगर रोटर के ऊपर लगी हुई डीसी सप्लाई अगर फेल हो जाए तो सिस्टम में क्या होगा? अब पहले तो ये बताओ मुझे कि डीसी सप्लाई क्या करने का काम आता है। देखो, जब आपका रोटर रोटेट कर रहा होता है तो आपके स्टेटर के ऊपर कोई सप्लाई नहीं होती है, तो आपका फील्ड डेवलप करने का जो काम करता है, क्या डेवलप करने का? फील्ड डेवलप करने का जो काम करता है, वो काम कौन करता है? वो काम करता है आपकी डीसी सप्लाई। अगर डीसी सप्लाई नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा तो आपका ईएमएफ क्रिएट नहीं हो पाएगा। क्या क्रिएट नहीं होगा बेटा? ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा। समझ में आई कहानी? तो अगर आपका ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा तो बाहर कोई सप्लाई नहीं निकालेगा, मतलब आपका जनरेटर घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, लेकिन वो कोई सप्लाई या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी या करंट या वोल्टेज उसको डेवलप नहीं करेगा। मतलब आपके स्टेटर के ऊपर कोई वोल्टेज ही डेवलप नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये भी एक सिस्टम में क्या है? फॉल्ट है। एक तरीके से क्या है? फॉल्ट है। तो इसको डिडक्ट करने के लिए भी एक रिले यूज में लिया जाता है, ठीक है ना? और उस रिले का नाम होता है ऑफसेट रिले। ये याद रख लेना आप लोग, नाम इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? या तो ऑफसेट रिले भी बोल सकते हो या ऑफसेट मोह रिले भी बोल सकते हो इसको, ठीक है ना? तो ऑफसेट रिले यूज में लिया जाता है। कब, कौन सी कंडीशन में? जब आपके सिस्टम पे रोटर पे लगा हुआ डीसी सप्लाई अगर फेल हो जाए तो उसके लिए ऑफसेट रिले यूज में लिया जाता है। क्लियर है? नाम याद में रखना बस। ऐसा एक बिहेवियर जो डिडक्ट कर ले कि हाँ सिस्टम पे प्रॉब्लम आ चुकी है, वहां का डीसी सप्लाई ऑपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है? ओके, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, और भी कई सारी रिले हो सकती हैं। जैसे
जैसे ये हो सकता है कि मान लो व्हेन टर्बाइन, ओके, व्हेन द स्पीड ऑफ रोटर, व्हेन स्पीड ऑफ रोटर इज इंक्रीज्ड, मतलब क्या हो सकता है कि आपकी टरबाइन के ऊपर जो वॉल्व लगा हुआ है, अगर मान लो वो वॉल्व ज्यादा खुल जाए और एकदम से स्पीड बहुत तेजी से क्या करना शुरू कर दे, रोटेट करना शुरू कर दे। मतलब इंक्रीज होने का मतलब है कि आपका जो रोटर की स्पीड है, जो एन है, वो ज्यादा हो जाए किससे, सिंक्रोनस स्पीड से। अगर वो सिंक्रोनस स्पीड से भी ज्यादा हो गई तो वो बहुत तेज रोटेट करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। अगर वो बहुत तेज उसने रोटेट करना अगर शुरू किया तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में आपका जनरेटर जो होगा ना वो ज्यादा, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप जानते हो ना, तो अपोजिशन रहेगा कम, सपोर्ट बढ़ेगा ज्यादा, तो उसका जो आपकी स्पीड है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जनरेटर क्या हो सकता है, फट सकता है। सही बात है ना। हम हमेशा जानते हैं कि जब कोई भी मशीन वर्क करती है तो वो हमेशा उसके वर्क करने की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो बैलेंस कंडीशन में रहे। और बैलेंस कंडीशन कब होती है, बैलेंस कंडीशन तब होती है जब आपकी जो ओवरऑल एक्सेलरेटिंग पावर जो होती है वो आप जानते हो मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर होती है, जानते हो ना। और बैलेंस बनाने के लिए ये जरूरी है कि मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये होती है बैलेंस कंडीशन। क्या होती है बेटा, बैलेंस कंडीशन, समझ गए। अब अगर मान लो वॉल्व पे ज्यादा खुल गया, पानी बहुत ज्यादा गिरने लग गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका मैकेनिकल पावर की वैल्यू बढ़ चुकी है, जबकि लोड तो आपका चेंज हुआ नहीं है। अगर मैकेनिकल पावर बढ़ जाएगी तो असेलरेशन जो आएगा ना, इस असेलरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव मिलेगा, मतलब स्पीड इंक्रीज करना शुरू कर देगी। भाई पहले सिंक्रोनस स्पीड से थी, अब और ज्यादा बढ़ना शुरू करेगी। अब वो कब तक बढ़ती रहेगी, भाई लोड तो बढ़ नहीं रहा, पानी ज्यादा गिर रहा है, तो स्पीड बढ़ती ही जाएगी बढ़ती ही जाएगी बढ़ती ही जाएगी, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि अगर असेलरेटिंग पावर मिल रही है क्या, अगर असेलरेटिंग पावर मिल जाए तो आपका सिस्टम ऑपरेट करना बंद कर देना चाहिए। अब इसको कहां अप्लाई करते हैं, इसको इनिशियल फेज पे अप्लाई नहीं करते हैं। जब जनरेटर अच्छे से, देखो बेटा, इनिशियल फेज पे जब जनरेटर को चालू ही करते हैं ना हम लोग, तब तो ये होता ही होता है कि मैकेनिकल पावर इनिशियली ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल पावर कम होती है। जब जनरेटर सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाता है उसके बाद ये दोनों बराबर हो जाते हैं और एक बैलेंस कंडीशन अचीव कर लेते हैं जब आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है। लेकिन मान लो वो अच्छे से चल रहा है, स्टडी स्टेट में है, बैलेंस कंडीशन में है, फिर अचानक से वाल्व ज्यादा खुल जाए, है ना, और एकदम से स्पीड बढ़ना शुरू करे, तो फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई तो होना चाहिए। सही बात है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो रिले यूज में लेते हैं वो रिले डिटेक्ट करता है इस असेलरेटिंग पावर को। ओके, एंड दैट्स व्हाई इस रिले को बोला जाता है वॉट मैट्रिक रिले। क्या बोलते हैं बेटा, वॉट मैट्रिक रिले, क्योंकि वॉट इज द पावर ऑफ, मतलब यूनिट किसकी होती है, पावर की होती है। तो ये पावर के हिसाब से क्या करता है, डिडक्ट करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वॉट मैट्रिक रिले। अब समझना, अगर आपकी स्पीड ऑफ द रोटर अगर इंक्रीज हो रही है, इसका आप ये भी बोल सकते हो कि व्हेन द मैकेनिकल सप्लाई इज सडनली चेंज, व्हेन द मैकेनिकल सप्लाई इज सडनली इंक्रीज्ड, अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो आपके सिस्टम में आप वॉट मैट्रिक रिले का क्या लोगे, यूज में लोगे। कहानी समझ में आई कि जब स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ जाए। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है, देखो भाई, जब आपकी स्पीड बढ़ना शुरू करेगी तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। अब उल्टा कैसे हो सकता है समझिए, देखो ये दो केस में हो सकता था, है ना, अभी जो लिखा ये दो केस में हो सकता था कि जब मैकेनिकल इनपुट एकदम से बढ़ जाए, या आप ये भी लिख सकते हो कि व्हेन लोड इज सडनली डिक्रीज। ठीक है, तो उस केस में भी वही लगेगा। अगर लोड एकदम से डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब ये हुआ ना कि P ऑफ E क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना, तो फिर से एक्सेलरेटिंग पावर आ जाएगी ना, क्योंकि मैकेनिकल पावर ज्यादा रह जाएगी, इलेक्ट्रिकल कम हो जाएगी। एकदम से सडनली अगर कम हो गया तो वॉट मैट्रिक रिले काम में लेंगे। ऐसी कंडीशन आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, स्टेबिलिटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आप जानते हो ना कि पावर एकदम से बढ़ जाती है, घट जाती है, तो सिस्टम में क्या आता है, डिस्टर्बेंस आता है। समझ में आ गया। अगर वो डिस्टर्बेंस थोड़ी सी देर के लिए हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लंबे समय तक चल गया तो परेशान कर सकता है, इसलिए रिले यूज में लिया जाता है। अब देखो कौन सी चीजें कहां लिंक कर रही है। आप सोचो, स्टेबिलिटी में फ्लक्चुएशंस आते हैं, सही बात है, लेकिन अगर वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो तो वो जनरेटर को खराब कर सकते हैं। अब देखो रिले भी इससे से रिलेट करता है। रिले की जब हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा था, याद करो क्लास 1, तो मैंने बोला था रिले की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर फॉल्ट आए तो थोड़ी बहुत देर के लिए फ्लक्चुएशन चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो उसके बाद में सेट हो जाए तो ठीक है। अगर वो सेट नहीं हो और वो फ्लक्चुएशन बढ़ते ही जा रहे हैं तो फिर रिले को ऑपरेट करना कंपलसरी हो जाता है। समझ में आया कौन कौन सी बातें कहां से क्या हो रही है, लिंक कर रही है। ये लिंक किया करो आप चीजें तो सारे टॉपिक्स एक साथ क्लियर होते हैं। समझ में आ गया? ओके, अब देखो, अब इसके अलावा एक चीज और हो सकती है। अब क्या हो सकती है उस चीज को और समझिए भाई। एक तो आपने बोला कि स्पीड एकदम से बढ़ सकती है ना। अब ये भी तो हो सकता है कि आपका वाल्व एकदम से क्या हो जाए, बंद हो जाए, है ना। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि व्हेन स्पीड ऑफ द रोटर इज सडनली डिक्रीज। अब ऐसा कब होगा, यह भी ध्यान रखो, कब होगा कि व्हेन वाटर फ्लो या टरबाइन पे जो मैकेनिकल इनपुट है वो बंद हो जाए, ठीक है ना। व्हेन मैकेनिकल इनपुट इज सडनली ऑफ, अगर वो क्या हो जाए, अचानक से बंद हो जाए। अगर मैकेनिकल इनपुट बंद हो गया, अरे तो पंगा हो गया। तो फिर जनरेटर रहा क्या। अब सोचो जनरेटर में क्या होता है भाई, जनरेटर में मैकेनिकल इनपुट सपोर्ट कर रहा है और वो घुमा रहा है रोटर को और उससे बिजली हो रही है पैदा। ऐसा होता है ना, ये जनरेटर है, सही बात है, और ये जनरेटर यहां से कनेक्टेड होता है किससे, बस बार से। इसको ये बिजली देता है। अब बस बार से सिर्फ एक जनरेटर ही नहीं होता है, कई सारे जनरेटर, दूसरे ट्रांसमिशन लाइन वगैरह सब कनेक्टेड होते हैं। यही होता है ना किस्सा। मान लो ये क्या है, आपकी बस बार है। अब मान लो भाई जनरेटर पे आप लोगों ने यहां पे अप्लाई किया क्या, मैकेनिकल इनपुट, तो इसने डेवलप करके क्या दिया, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, है ना। तो ये बन गया जनरेटर, क्योंकि यहां पे इनपुट का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। अब अगर मान लो ये ही खत्म हो जाए, ये ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर ये मशीन क्या करेगी, अरे सर बस बार के पास तो इन्फिनिटी पावर है ना, इसके ऊपर तो और भी जनरेटर है और भी ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये क्या करेगा, तो ये जनरेटर हो जाएगा उल्टा। उल्टा कैसे हो जाएगा, क्योंकि भाई जनरेटर रोटेट तो कर ही रहा है तो उसे रोटेट तो करना ही पड़ेगा। ये जनरेटर था तो ये सप्लाई देने की बजाय यहां से वापस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को लेना शुरू कर देता है और ये क्या बन जाता है, मोटर बन जाता है, क्योंकि मैकेनिकल इनपुट तो है नहीं ना और सप्लाई से कनेक्टेड है। तो फिर क्या करेगा, वो देने की बजाय सप्लाई लेने लग जाएगा और जनरेटर नहीं किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एज ए सिंक्रोनस मोटर। मतलब अगर ये सब स्पीड डिक्रीज को भी आप छोड़ दो, आप ये समझ लो कि व्हेन मैकेनिकल इनपुट इज सडनली ऑफ, अगर मैकेनिकल इनपुट आपका क्या हो गया, बंद हो गया, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हटा दो, ठीक है। ये याद रखो कि अगर मैकेनिकल इनपुट आपका क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो क्या होगा, जनरेटर जिस बस बार से कनेक्टेड है उस बस बार को सप्लाई देने की बजाय वहां से सप्लाई लेना शुरू कर देगा। समझ में आ गया। तो पहले अगर मैं इस किस्से की बात करूं, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बना देता हूं, अच्छे से बनाना आप लोग नोट्स को, ठीक है ना। तो बंद हो जाए तो क्या होगा, अगर मैं पहले की किस्से की बात करूं तो ये है जनरेटर, ये है बस बार, ठीक है, ये जनरेटर है, तो ये यहां से इधर सप्लाई दे रहा था, मतलब करंट इधर से इधर फ्लो हो रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये अगर मैकेनिकल इनपुट हो जाए बंद हो जाए, तो ये जनरेटर बन जाएगा क्या, मोटर, क्योंकि यहां पे मैकेनिकल इनपुट है, डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे मैकेनिकल इनपुट नहीं है, तो ये यहां से पावर लेने लग जाएगा, खींचेगा पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, तो करंट इधर से इधर क्या होगी, फ्लो होगी। क्या आपको ये चाहिए, क्या जनरेटर को मोटर बनाना है, क्या नहीं बनाना है। मतलब अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि यहां पे एक क्या लगा दिया, रिले लगा दिया, और वो रिले कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर यहां से पावर इधर जाए करंट तो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थी कंडीशन है। लेकिन जब अगर इधर से इधर अगर करंट का फ्लो होना शुरू करे तो वो रिले ऑपरेट करे और वो इधर से इधर करंट को ना जाने दे। अगर ऐसा हो गया तो क्या वो मोटर कभी बन पाएगी क्या, नहीं, इधर से करंट लेना शुरू करेगा तो ये रिले क्या कर जाएगा, ऑपरेट कर जाएगा। सही बात है। तो ये रिले यहां पे क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। अब बताओ ऐसा रिले कौन सा होता है जो एक डायरेक्शन में करंट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू करे तो वो कहते कि ना भाई इधर नहीं जा सकते आप। सही बात है, नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, ऐसा ही चाहिए आपको। ओके, तो ऐसे रिले को क्या बोलते हो आप लोग, डायरेक्शनल रिले। क्या बोलते हो, डायरेक्शनल रिले।
क्या बोलते हो? डायरेक्शनल रिले। समझ में आ गया? तो जब अगर आपका मैकेनिकल इनपुट अचानक से बंद हो जाए तो उस केस में आपका रिले जो यूज में लिया जाता है वो रिले होता है डायरेक्शनल रिले। क्यों? क्योंकि सर जो जनरेटर होता है वो बिहेव करने की कोशिश करता है एज ए मोटर की तरह, और मोटर की तरह करेगा तो वो बस बार से पावर वापस लेने की कोशिश करेगा। तो इससे बचने के लिए हमें जो रिले यूज में लेना पड़ेगा उस रिले को हम बोलेंगे डायरेक्शनल रिले। आई होप ये चीजें आपको सारी समझ में आई होगी। तो जनरेटर के प्रोटेक्शन को हम अच्छे से कवर अप कर चुके हैं। अगली क्लास में हम ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू।